बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कुलसूम है। मेरा ताल्लुक कराची के एक मुतवस्सित तबके से है। मेरी शादी 5 बरस पहले ही बासित के साथ हुई थी। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह ने 2 बच्चे भी अता कर रखे थे। घर में सास ससुर और एक कंवारा देवर मौजूद था। सबसे बढ़कर यह कि हमारे घर में बहुत ही अमन अमान और प्यार मोहब्बत था। आजकल हमारे घर में बड़ी गहमा गहमी थी, जिसकी वजह यह थी कि मेरी सास मेरे देवर के लिए रिश्ता ढूंढने में मसरूफ थी। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो देवरानी आ जाएगी तो घर में मजीद खुशियां आ जाएंगी। इसीलिए उठते बैठते अपने देवर को छेड़ती रहती थी। मेरी सास कासिम के रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी। वो अक्सर मुझसे कहा करती थी कि कुलसूम, बासित की शादी तो मैंने अच्छे वक्तों में कर दी और मुझे इतनी फर्माबरदार बहू मिल गई। मुझे ये समझ नहीं आता कि कासिम की बीवी कैसे निकलेगी, घर में इत्तेफाक कायम रहने देगी भी या नहीं। मैं बोली, अम्मी फिक्र न करें। चंद माह की तकदौ के बाद आखिरकार मेरे देवर के लिए भी लड़की ढूंढ ली गई थी। मैं बहुत खुश थी। होने वाली देवरानी की तस्वीर देखी तो वो बिलाशुबा बड़ी हसीन थी। मैंने इस बात का जिक्र बासित से भी किया था। वो हंसकर कहने लगे, होगी खूबसूरत वो भी, मगर मेरी बीवी से ज्यादा और कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। बासित कहने लगे, हमारी होने वाली भाभी का नाम क्या है? तो मैं बोली, सोनिया नाम है उसका। मेरे शौहर के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट अचानक से सिमट गई थी। वो कहने लगे, मुझे सोनिया नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बोली, बस बस, अब अपनी पसंद और नापसंद को अपने तक महदूद रखें। पहले ही बड़ी मुश्किल से अम्मी को लड़की पसंद आई है। मैं शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि सोनिया के आने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। खैर, शादी की तारीख 1 माह बाद की थी, इसलिए मैं और मेरी सास बहुत ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। हर वक्त हमारे बाजार चक्कर लग रहे होते थे। बासित मेरे साथ बहुत ताउन कर रहे थे और बच्चों की देखभाल का जिम्मा उन्होंने अपने सर ले रखा था। वक्त रेत की मानिंग सरकता गया और जैसे तैसे हमने बड़ी मुश्किल से शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। हम बड़ी चाहत से कासिम की बीवी को ब्याह कर लाए थे। शादी की रात कुछ रस्में होना थी। जेठ सबके सामने भाभी को मुंह दिखाई का तोहफा देता था, जिसे नेक शुगुन समझा जाता था। मैंने एक सोने की पायल बासित के लिए खरीद ली थी ताकि वो सोनिया को तोहफे में दे सके। बासित को तोहफे देने का इतना अंदाजा नहीं था। खैर, दुल्हन लाउंज में बैठी थी। बासित आए और अपनी भाभी को पायल तोहफे में देकर कमरे में चले गए। बस ये चंद लम्हे ही थे। मेरे नजदीक ये बिल्कुल बेजान से बेवकत से लम्हात थे, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि मेरे शौहर के लिए ये वक्त कितना खास बन चुका था। मैं रस्मों वगैरह से फारिग होकर जब कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि बासित अभी तक जाग रहे थे। मैं बोली, बासित आप सोए नहीं? वो कहने लगे, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। मैं बोली, आप तो बहुत थक चुके होंगे, सो जाना चाहिए था। बासित कहने लगे, मैं तो कासिम की किस्मत पर रश कर रहा हूँ। कितना खुशनसीब है ना वो, जो उसे इतनी हसीन बीवी मिल गई है। न जाने अम्मी को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। वो मेरी शादी भी जरा ठहर कर देती तो अच्छा होता। मैं तो बासित की बातें सुनकर शजदा रह गई थी। दिल बहुत बेचैन सा हो गया था। मैं बोली, बासित आपके कहने का मतलब है कि मैं प्यारी नहीं हूँ? बासित जैसे होश में आ गया था। वो बोला, नहीं नहीं, मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। मैं चुप कर गई थी क्योंकि मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था और कुछ कहने को जी नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैं आंखें मूंद कर लेट गई थी। उस दिन के बाद मैंने अपने शौहर बासित की आंखों में बड़ी बेचैनी देखी थी। वो जहां बैठा होता था बैठा रह जाता था, खोया खोया सा रहता था। उन्हीं दिनों मुझे मेरे तीसरे हमल के मुतालिक पता चला। मैं बेइंतहा खुश थी। मेरे 2 बेटे थे और अब मुझे बेटी की चाह थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक सबको बता दिया था। मेरी सास और देवरानी ने भी खुशी का इजहार किया था, मगर इस बार मैंने बासित को खुश होते हुए नहीं देखा था। सोनिया अक्सर बासित से जिक्र करती थी। वो कहती, भाई इस बार आप क्या चाहते हैं, बेटा हो या बेटी हो? बासित इन सवालात से परेशान हो जाता और उठकर ही चला जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने महसूस किया था कि कासिम और सोनिया से ज्यादा तो बासित और सोनिया की आपस में बनती थी। मैं इन हालात से परेशान थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आते थे। ऐसे ख्यालात सर उठा रहे थे जिनके मुतालिक मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। मैं अंदर ही अंतर कुर्ती रहती थी। सोनिया के आ जाने के बाद बासित मुझसे और बच्चों से दूर दूर रहने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे वो हमसे किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। एक दिन मेरा बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। घर में कोई था भी नहीं, इसीलिए मैंने जल्दी से बासित को कॉल करके घर बुलाना चाहा था। मैं बोली, बासित हमारे बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से घर आ जाएं, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बासित की उखड़ी सी आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगा, बच्चे तो बीमार होते ही रहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे ऑफिस से फोन करके बुला लो। वैसे भी तुम्हें ही बच्चों का शौक था। शादी के बाद याद है, हर वक्त उठते बैठते बच्चों का जिक्र करती रहती थी, जैसे बच्चे ना हो गए हवा हो गई, जिसके बगैर जिंदा रहा ही नहीं जा सकता। अगर तब इतना शौक था तो फिर अब उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी उठाओ। मुझे बार बार फोन करके तंग मत किया करो। इतना कहकर बासित ने खटाक से फोन बंद कर दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा तो दिल पहले ही बहुत भरा हुआ था। मुझे बासित का रवैया बहुत खलता था और अब ये सब। बासित ने तो बच्चों की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया था। मेरी तो जान थी मेरे बड़े बेटे में। उसका बुखार से सुर्ख चेहरा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इतनी देर में सोनिया मेरे पास आ गई। वो बोली, क्या बात है भाभी, आप यूँ रो क्यों नहीं है? मैं बोली, अहमद की तबीयत खराब है, इसको अस्पताल लेकर जाना है। अभी बासित के आने में बहुत वक्त है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं।
मैंने जानबूझकर सोनिया को ये नहीं बताया था कि बासित ने तो मेरे साथ चलने से ही इनकार कर दिया था। खैर, सोनिया ने मेरे आंसू पोंछ डाले और कहने लगी, आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं और सोनिया अहमर को डॉक्टर के पास ले गई थी। उसने दवा दे दी और मेरे दिल को भी सुकून आ गया था कि चलो मेरे बच्चे का बुखार तो उतर जाएगा। मैं सारा दिन अहमर की तीमारदारी में ही मसरूफ रही थी। वक्त गुजरने का कुछ एहसास ही नहीं हुआ था जब अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि बासित की छुट्टी को भी 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत गया था। मुझे फिक्र होने लगी कि वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए। मैं उठकर बाहर आई तो ये देखकर दंग रह गई कि बासित तो लाउंज में बैठा चाय पी रहा था। मेरा पारा आसमान को छूने लगा था, मगर मैंने सोनिया की मौजूदगी का ख्याल किया था। मैं उसके सामने अपने शौहर से लड़ना नहीं चाहती थी, मगर मैं कोशिश करने के बावजूद भी अपने लहजे से तंज ख़त्म नहीं कर पाई थी। बासित, चाय पीने और खुशगपियों से अगर फुर्सत मिल गई है तो ज़रा अहमर के पास भी आ जाएं। वो कब से आपको याद कर रहा है। इससे पहले कि बासित कोई जवाब देता, सोनिया झट से बोली, भाई कितनी बुरी बात है ना, आप अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। औलाद की फिक्र जब बाप ही ना करे तो फिर औलाद बेचारी किससे गिला करे। इससे पहले कि बासित कोई जवाब देता, सोनिया झट से बोली, भाई कितनी बुरी बात है ना, आप अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। औलाद की फिक्र जब बाप ही ना करे तो फिर औलाद बेचारी किससे गिला करे। इस दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता ही बाप और औलाद का होता है। मैंने महसूस किया था कि सोनिया बाप और औलाद के लफ्ज पर जानबूझकर बार बार जोर दे रही थी, जबकि उसके हर फिक्रे के बाद बासित के चेहरे की रंगत जर्द पड़ जाती थी। बासित ने चाय भी छोड़ दी और उठकर कमरे की जाने पड़ गए थे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत था, इसीलिए मैं भी बासित के पीछे ही आ गई ताकि उनके इस किस्म के रवैये की वजह तो जान सकूं। मैं कमरे में आई तो बासित दूर से ही अमर को देख रहा था। मैं आगे बढ़ी, क्या हो गया है बासित? बच्चे को सिर्फ बुखार ही है, कोई अछूत की बीमारी नहीं है जो आप इस कदर फासला रखकर खड़े हैं। सगी औलाद है वो आपकी, फिर आप क्यों उसके साथ गैरव जैसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मेरी जबान को ब्रेक बासित की धार सुनकर लगा था। वो बोला, तलाक चाहिए? नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो साफ साफ बता दो, यूं मुझे बात बेबात जलील मत करो। तलाक चाहिए तो बताओ, एक घड़ी की भी देर लगाई तो मुझे मर्द मत कहना। बासित की आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जबकि मैं तो हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। वो ये क्या कह रहा था? मुझे भी गुस्सा आया। मैं बोली, मैंने तलाक का नाम कब लिया है? तेवर तो आपके बदले बदले से लग रहे हैं, मशकूक हरकतें तो आप कर रहे हैं। आज आपके दिल की बात जबान पर आ ही गई ना। मैं भी कहूं कि मेरे शौहर का बर्ताव मेरे साथ इस कदर बुरा क्यों हो गया है? मुझे क्या पता था कि वो तो दिल ही दिल में मुझे तलाक देने की ख्वाहिश रखे हुए है। ये बच्चों से लाताल्लुकी बिला वजह तो नहीं है ना। मैं भी कहूं कि एक शख्स जो अपने बच्चों पर जान देता हो, वो अचानक ही उनसे इस कदर लाताल्लुक कैसे हो सकता है? कोई और लड़की देख ली आपने? किसी और से चाहत हो गई है आपको? ऐसा करने से पहले थोड़ी शर्म ही कर लेते। 2 बच्चे हैं आपके, तीसरा इस दुनिया में आने वाला है। तब बासित बोले, नहीं है ये मेरे बच्चे, तुम्हारी एक औलाद भी मेरी नहीं है। मैं तो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मुझे याद है हमारी शादी को फकत 2 माह हुए थे जब से तुमने ये गर्दान लगाई थी कि मुझे बच्चे चाहिए। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश से बहुत डरता था क्योंकि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत थी। खौफ था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ही ना चली जाओ, इसीलिए मैंने खौफ में ये सब किया। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे माफ कर दो। बासित फूट फूट कर रोने लगा था। वो बोला, अब मैं परेशान इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं तुम्हें मेरे राज का इल्म ना हो जाए, इसीलिए परेशानी में हर वक्त खोया रहता था। मैं ये प्रेशर मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए आज तुम्हें सारी हकीकत बता दी है। मैं दंग खड़ी थी, दिल खौफ से पत्ते की तरह लरज रहा था कि कहीं मेरा शौहर सच ही ना कह रहा हो, मगर फिर भी मस्तूरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, अच्छा, अगर ये आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर किसके बच्चे हैं? मेरे शौहर ने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बोला, ये हकीम के बच्चे हैं। मुझे लगा था कि अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। जमीन और आसमान की गर्दिश एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज कह दें कि ये झूठ है। बासित रोने लगा था। वो बोला, नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। मैं बासित अपने वालिदैन की बड़ी औलाद होने के नाते बहुत लाडला भी था। मेरे वालिदैन मेरी आंखों से जहाँ देखते थे, हम एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे, मगर मेरी हर ख्वाहिश उर्फ आखिर होती थी। मैं जो भी बात कह देता वो मान ली जाती थी। अब्बू मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि मेरा दिल तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था, मगर कहीं ना कहीं दिल में यह एहसास था कि जब मेरे वालिदैन ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है तो फिर मैं उनकी ख्वाहिश पूरी क्यों ना करूं। थोड़ी मेहनत ही है ना, कर लूँगा। मगर मैं ये कहाँ जानता था कि ये फ़कत थोड़ी मेहनत की ही बात नहीं थी। मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की हामी भर दी तो अब्बू बेइंतहा खुश हो गए थे। उन्होंने इधर उधर से कर्ज पकड़कर मेरा दाखिला करवा दिया था। मगर अफसोस की बात यह थी कि मैं बहुत ही नालायक सा था। मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता था। क्लास में जाता तो नींद आने लगती थी। जिंदगी से ही नफरत हो गई थी। मगर उन्हीं दिनों हमारी क्लास में एक नई लड़की आ गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी और मज़े की बात यह थी कि वो पूरी क्लास में सिर्फ मुझे ही अपनी तवज्जो के काबिल समझती थी। वो मेरी सीट के साथ आकर बैठ जाया करती थी, मुझसे बातचीत करने लगी थी और यूं हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। उस लड़की के आने के बाद जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। मेरी बेमज़ा जिंदगी खुशियों से भर गई थी। हम दोनों एक दूसरे की संगत में खुश रहने लगे थे। मुझे मोहब्बत हो गई थी उससे,
इसीलिए इज़हार मोहब्बत भी कर दिया था। उसने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया था। एक दिन वो लड़की मुझसे कहने लगी कि जब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें शादी कर लेनी चाहिए। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, हमें और क्या चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर बोला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर बात यह है कि मैं भी शादी करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे वालिदैन ने पैसे कर्ज लेकर मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाया है, मैं उनकी ये मेहनत खराब नहीं कर सकता। वो लड़की कहने लगी, मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी मेडिकल के इम्तहानात में कामयाब हो सकता है। पूरे कॉलेज में रुस्वा होने से अच्छा है कि हम दोनों शादी कर लें। कम से कम हमारे पास एक्सक्यूज तो होगा ना कि शादी कर ली थी इसीलिए पास नहीं हुए। मैंने उस लड़की से वादा कर लिया था कि हम जरूर शादी करेंगे, मगर कुछ अर्सा इंतजार कर लो। फिर तुम्हें पता है क्या हुआ कुलसूम? फिर मेरी अम्मी ने मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता ढूंढ लिया। अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, पढ़ना चाहता हूँ। मैंने यूं ही बातों बातों में अपनी मोहब्बत को बता दिया था कि मेरी वालदा ने एक लड़की का रिश्ता मेरे लिए ढूंढ लिया है। वो ये सुनकर परेशान हो गई थी, मगर मैंने उससे वादा किया था कि शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। और यूं ही ये बात आई गई हो गई थी। उन्हीं दिनों हमारे इम्तहानात शुरू हो गए। एक दिन वो लड़की बहुत परेशानी की हालत में मेरे पास आई थी। वो कहने लगी कि मुझे डर लगने लगा है बासित। मैं बोला, क्या वजह है? तो वो रोने लगी और बोली, शायद तुम बांझ हो, तुम औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं हो। ये बात सुनकर तो मुझ पर आसमान ही टूट पड़ा था। मैं बोला, तुम ये क्या कह रही हो? तो वो बोली, कल मैं एक चैप्टर पढ़ रही थी जिसमें बांझ मर्दों की चंद अलामतें लिखी हुई थी। वो अलामतें तुम में भी पाई जाती हैं। मैं खुद उसकी बात सुनकर घबरा गया था। मैं बोला, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? मुझ में कौन सी अलामतें पाई जाती हैं? क्योंकि मैं तो खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करता हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? वो बोली, बात करते हुए तुम्हारे माथे की रगें फूल जाती हैं, तुम्हारी आंखें जर्द हैं। और भी वो न जाने क्या कुछ कहती जा रही थी। तब मैं हंस पड़ा और बोला, यार ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसी बातों में कोई वजन नहीं है। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, तुम सच कह रहे हो ना, ये सब बेबुनियाद बातें हैं? मैंने उसे यकीन दिलाया और बोला, हाँ हाँ ऐसा ही है। तब वो बोली, तुम मेरी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात मान ली थी। हम दोनों एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। मैं ये सब सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उसके बाद उसने मेरी रिपोर्ट्स चेक की। तो वो बोली, मिस्टर बासित, आप उम्र भर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं। ये बातें सुनकर तो एक लम्हे के लिए मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से उठकर चला गया था। मैंने इम्तहानात भी नहीं दिए थे, अपनी मोहब्बत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। वो मुझसे शादी करने के लिए रजामंद थी, मगर मैंने कहा कि मैं उम्र भर किसी के साथ शादी करूंगा ही नहीं। मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि हम दोनों एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मैं राजी हो गया। मैंने अब्बू से कह दिया कि मैं मेडिकल की तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो उन्होंने मेरी पसंद की फील्ड में मेरा दाखिला करवा दिया और मैंने बहुत मेहनत की। मैंने सोचा कि मैं अपनी मोहब्बत को औलाद तो नहीं दे सकूंगा, कम से कम सहूलियात से भरी जिंदगी तो दे दूं। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी, मगर इस दौरान मुझसे मेरी मोहब्बत रूठ गई थी। उसे किसी और से प्यार हो गया था। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि पहले तो मैंने सोचा था कि औलाद के बगैर जिंदगी बसर कर लूंगी, मगर हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने उसे मुस्कुरा कर रुखसत कर दिया और ढेरों दुआएं भी दी थी। मैंने अपने इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर ली और फिर पता है क्या हुआ? मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। इस दौरान अम्मी मुझ पर दबाव डालती रही कि तुम शादी कर लो। मैं इनकार करता रहा। यूं ही 2 बरस गुजर गए थे। अब की बार अम्मी ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। अब मैं मजीद इनकार नहीं कर सकता था। कुलसूम, तुम मेरी सूरत हाल समझ सकती हो ना? मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, जबकि मैं अपनी अम्मी की बात भी नहीं टाल सकता था। इसीलिए मैंने मजबूरन शादी कर ही ली थी। कुलसूम, तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई थी। मुझे तुम्हारे वजूद से खुशी मिलने लगी थी, मगर तुम्हारी बातों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। तुम हर वक्त औलाद का जिक्र करती रहती थी। मैं सूरत हाल से बहुत परेशान था। उदासी मेरी रगोपैर में सरायत कर गई थी। एक दिन मैंने दीवार पर एक इश्तिहार पढ़ा था। एक हकीम साहब का जिक्र था, जिन्होंने शर्तिया तौर पर लिखा था कि हमारे यहाँ से बांझ जोड़े औलाद लेकर ही जाते हैं। मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक बार देखना चाहिए। मैं हकीम साहब के पास गया और उन्हें बताया कि मैं औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, आप बताएं कि मैं क्या करूँ। हकीम साहब ने मुझे एक सिरप दिया और अपनी कमीज दी। वो कहने लगे, मेरी इस कमीज को हर शब अपने सिरहाने के नीचे रखकर सुना, तुम्हें औलाद हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि तुम उस औलाद पर अपना हक नहीं समझोगे। तुम्हारी बीवी जो औलाद जनेगी वो मेरी होगी। तुम हर साल उन्हें मेरे आस्थाने पर लेकर आना और उन्हें मुझसे मिलवाना। कुलसूम, मुझे इन बातों पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं था, मगर मैं एक बार इस चीज को आजमाना चाहता था। इसीलिए मैंने वो सिरप पीना शुरू कर दिया था और हर शब हकीम साहब की कमीज अपने सिरहाने के नीचे रखने लगा था। अल्लाह ने हम पर करम किया और हमारे यहाँ औलाद हो गई। मैं खुश भी था, मगर एहसास जुर्म मुझे सुकून नहीं लेने देता था। कुलसूम, मैं ये सोच सोच कर परेशान होता रहता था
कि मेरी बीवी ने हकीम की औलाद को जन्म दिया है। मैंने पहले बेटी की पैदाइश के बाद उस कमीज को भी फेंक दिया था और सिरप भी ज़ाया कर दिया था। वक्त गुजरता गया, मेरे दिल पर पड़ा बोझ भी सरक गया था और फिर कमीज और सिरप के बगैर ही हमारे यहाँ दूसरा बेटा भी पैदा हो गया। मैं इसी सब में खोया हुआ था। जिंदगी खुशहाल थी। फिर अम्मी को छोटे भाई की शादी का शौक चढ़ गया था। कुलसूम, मेरी सारी जिंदगी उस दिन बदल कर रह गई थी जब मेरी भाभी इस घर में आई थी। मेरे छोटे भाई कासिम की बीवी कोई और नहीं बल्कि मेरी कॉलेज की मोहब्बत सोनिया थी। मैं बासित की बात सुनकर हैरान रह गई थी। दिल में चुभन होने लगी थी। अब समझ में आया था कि बासित मुझसे इतना बेगाना क्यों हो गया था। शायद उसके दिल में पुरानी मोहब्बत ने सर उठा लिया था। बासित ने अपनी बात जारी रखी थी। वो कहने लगा, सोनिया की तरफ देखकर मुझे मेरे माजी के गम याद आ गए थे। मुझे वो दिन याद आ गया था जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुर्बानगाह की जानिब लेकर जाया जा रहा हो। मेरी हंसती बसती जिंदगी में बोझाल आ गया था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि जिंदगी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। मुझ में कुदरत ने एक चीज की कमी रखी थी जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा हो गई। और वही लड़की जिसके खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया, वो मेरे भाई को कितनी आसानी से मिल गई थी। खैर, ये वो सब बातें थी जिन पर मैं सब्र कर सकता था। मगर सोनिया जब मेरे बच्चों की जानिब देखकर तंजिया मुस्कुराती तो मेरी जान निकलने लगती थी। वो मुझे जताती निगाहों से देख रही होती थी और वो मुझसे आंखों ही आंखों में सवाल करती थी कि तुम्हारे यहाँ तो औलाद हो ही नहीं सकती थी, फिर तुम्हें तुम्हारी बीवी ने धोखा दिया है क्या? वो जानबूझकर मुझे मेरी कमी के मुतालिक याद करवाती है। अब मैं डरने लगा था कुलसूम कि वो तुम्हें ये सब बता देगी। यही सोच सोच कर मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं बासित की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। ये सब तो बहुत अजीब था। बासित रो रहा था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े हुए थे। मैं आगे बढ़ी और बासित के हाथ थाम कर बोली, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं कर सकती। कोई हकीम हमें औलाद नहीं दे सकता। ये सब अल्लाह के काम है। आप मेरे साथ चलो। बासित हैरान रह गया था। वो बोला, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? मैं बोली, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, आप बस मेरे साथ चलो। बासित रजामंद हो गया था। मैं उसे शहर की सबसे मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गई थी। हमने बासित का चेकअप करवाया तो वो बोली कि आप में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। बासित ये सब सुनकर दंग रह गया था। उसने अपनी वो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा दी जो चंद बरस पुरानी थी और सोनिया ने करवा कर दी थी। डॉक्टर वो रिपोर्ट देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, ये तो झूठी रिपोर्ट है। बासित दंग रह गया था, जबकि मुझे बेहद खुशी हुई थी। हम दोनों घर वापस आ गए थे। उस वक्त खुशकिस्मती ये थी कि ना सास घर पर थी और ना ही कासिम। बासित ने वो झूठी रिपोर्ट सोनिया के आगे फेंक दी थी और बोला, ये सब क्या था सोनिया? सोनिया बहुत घबरा गई थी। उसने बासित के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी कहीं और करना चाहती हैं तो मैंने ये सब किया ताकि तुम किसी और से शादी न कर सको। मगर बाद में मेरा दिल बदल गया और मैं किसी और को चाहने लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। आज मैं अपने शौहर कासिम से मुखलिस हूँ। प्लीज मेरी जिंदगी में जहर मत खोलना। बासित बोला, तुमने मेरी सारी जिंदगी जहर बना दी थी और अब कह रही हो कि मेरी जिंदगी में जहर मत घोलना। जी तो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे किए की भयानक सजा दूं, मगर जाओ, मैंने तुम्हें अपनी औलाद के सदके में माफ किया। सोनिया फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी, मगर मेरी समझदारी ने न सिर्फ मुझे इस मुश्किल से निकाला था बल्कि बासित को भी जहनी सुकून दे दिया था। वो हकीम साहब यकीनन फ्रॉडी थे। उन्हें इल्म हो गया था कि बासित में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है, इसीलिए मामूली से सिरप और कमीज पर टरखा दिया था। यकीनन उसका मकसद यही था कि बासित उम्र भर उसके मकरूज रहे और हर साल जाकर नजराना चढ़ाए। खैर, सब कुछ ठीक हो गया था। बासित मुझे लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। इस बार अल्लाह ने हमें अपनी नेमत से नवाजा है। जिंदगी खुशगवार हो चुकी है। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है कि मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।